जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बात करने वाला हूं एटम के जो एमसीक्यूज होंगे। इसमें हम पूरे चैप्टर को एमसीक्यू की सहायता से कवर अप करेंगे। लास्ट जो वीडियोस हैं उसमें मैंने एमसीक्यू के रिगार्डिंग आपको कॉन्सेप्ट की अप्रोच मैंने आपको वहां पर बता दी थी कि एटम के रिगार्डिंग किस तरीके से मात्र आधा घंटे की क्लास रही है, और उससे आप जरूर देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों की तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। उस पर ब्रशअप और पॉलिशिंग करने का काम हमारा है, और जो कि लास्ट में कहते हैं ना, अंत समय पर अगर आपने सही तरीके से चीजों को अंजाम दे दिया है, सही तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट कर दिया है, अंत भला तो सब भला। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एटम के एमसीक्यू की यहां पर बात करी जाएगी। इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार और दमदार वीडियो रहने वाली है, तो उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को वीडियो के साथ हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। आपको यहां से मैं पेपर होने के बाद मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, हूबहू डाटा भी हो सकता है आपको डायरेक्ट देखने को मिले। क्लियर है बात? चलिए स्टार्ट करा जाता है। यहां पर एटम के बारे में बात करी जाती है कि सर एटम के यहां पर हमारे सामने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज हो सकते हैं, या इनकी सहायता से जो आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैं आपके इसी वीडियो से कवर अप करूंगा। मतलब एटम के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम यहां पर इसी वीडियो से देखने वाले हैं। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार क्लास रहेगी आप सभी लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन मेरे बच्चे। आपने करना क्या है भैया, अगर आपको आता है तो आप वीडियो को पॉज करके आगे अपने आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, क्या कह रहा है कि सर हमारे सामने इंपैक्ट पैरामीटर और हमारे सामने डेविएशन एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है। याद करिएगा, मैंने आपको बताया था बच्चे कि सर हमारे सामने अगर ये एटम है, एटम की ये मेरे सामने सेंट्रल एक्सिस है, और ये जो हमारे सामने वी बीम आ रही है अल्फा रे की, इसकी सेंट्रल एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर के नाम से जानते हैं। क्या मेरी बात सभी लोगों को क्लियर है? अगर मैंने कहा सेंट्रल एटम की बात करूंगा तो सेंट्रल एटम जो होता है, सेंट्रल वाली लाइन रे सबसे ज्यादा डेविएट होती है, और वो कितना डेविएट होती है? 180 डिग्री के अप्रॉक्स होती है। फिर हमें थोड़ा और ज्यादा डेविएशन, फिर थोड़ा और कम, थोड़ा और कम, यानी कि जैसे जैसे मैं इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ाता जाता हूं वैसे वैसे मेरे सामने डेविएशन एंगल का मान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। यानी कि आप लिखेंगे यहां पर इंपैक्ट पैरामीटर। इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। डोंट डिफेंस ड्रीमर्स के ड्रीमर्स एडुअब के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। इंपैक्ट पैरामीटर जो होता है मेरे बच्चे, वो किसके बराबर होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेविएशन एंगल के। यानी कि जैसे जैसे मेरे सामने इंपैक्ट पैरामीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरे सामने डेविएशन एंगल का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर बी मिनिमम होगा तो मेरे सामने थीटा का मान मैक्सिमम होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पर चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर सी जरूर लगा हुआ है, पर सी मत टिक कर दीजिएगा, है ना। चलिए, क्या कह रहा है कि सर हमारे सामने जो डेविएशन एंगल, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, यहां पर जो 180 डिग्री पर डेविएट करते थे वो बहुत कम पार्टिकल होते थे। मतलब लाखों मिलियंस में हमारे सामने 10 टू की पावर 2, अगर मेरे सामने जैसे जैसे आप दूर की तरफ जाते रहते हैं वैसे वैसे 0.14% ही पार्टिकल ऐसे होते हैं जो 1 डिग्री से ज्यादा डेविएट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सर जब मेरे सामने थीटा का मान क्या होगा मेरे बच्चे? ज्यादा होगा। पाई मतलब 180 डिग्री होगा, तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स क्या होंगे? कम होंगे, 10 टू की पावर 2। फिर मेरे सामने नंबर ऑफ स्कैटर्ड थीटा का मान कम होता गया, यहां पर 10 की पावर 4 हो जाएगा, फिर 10 की पावर 6 हो जाएगा, ऐसे ही 10 टू की पावर 8। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपके सामने? डेल्टा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को डेफिनेटली जितनी भी हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो आपको समझ में भी आ रही होंगी और आपको समझ भी आ रही होंगी। चलिए, यहां पर आपके सामने क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू द बोर पोस्टुलेट मॉडल फाइंड द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर आपको कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, है ना, ये कह रहा है। चलिए,
क्वांटम नंबर बोर के पोस्टुलेट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको कहा था बोर का पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वो कौन सा था मेरे बच्चे, मुंह से बोलिएगा फटाफट से, MVR दैट इज इक्वल टू NH/2 के बराबर होता था। क्लियर है बात सभी को? मुझे n का मान कैलकुलेट करना है, तो मैं n का मान कैसे कैलकुलेट करूंगा आप मुझे खुद बताइएगा बच्चे। यहां से MVR मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 2 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, h के बराबर होगा। कौन रिवॉल्व कर रहा है यहां पर, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, यहां पर ऐसे ही क्या कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन। तो अर्थ का जो यहां पर मास लिखेंगे, यहां पर अर्थ का मास लिखेंगे। अर्थ का मास यहां पर दिया होना चाहिए, नहीं दिया है तो मेरे बच्चे आप इसको, दिया होगा वैसे तो क्वेश्चन के अंदर लिख लीजिएगा, मास ऑफ द अर्थ कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg होता है। मास ऑफ द अर्थ का सर वेलोसिटी कितनी दे रखी है, सर वेलोसिटी यहां पर 3 × 10⁻4 दे रखी है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कितनी दे रखी है मुझे, यहां पर रेडियस का मान कितना दे रखा है मेरे बच्चे, कहां गया भैया रेडियस, आपके सामने रेडियस दे रखा है 1.5 × 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, h का मान कितना होता है 6.64 × 10⁻34। अब यहां पर बात आती है, कहीं यहां पर ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा बच्चे। देखो अगर ऑप्शन से, अगर आपका एमसीक्यू है तो आप यहां पर इतना छोड़ के यहां पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आंसर की तरफ भी अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको 2-3 मार्क्स में दिया हुआ है, 4 मार्क्स में दिया हुआ है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है बात सभी को? चलिए अब आपके सामने यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर 10⁻24 है, 10⁻4 है, 10⁻11 है, और ये -34 ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का। यानी कि 34 प्लस का 11 कितना हो गया मेरे बच्चे, कितना हो गया 45। 45 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 49। 49 में आपके 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 4 13, 4 2 6 1 7, यानी कि 73 के समथिंग आना चाहिए, मतलब 73 के समथिंग आनी चाहिए। 73 के समथिंग आएगी तो आप निकाल सकते हैं मेरे बच्चे, 73 की पावर यहां पर अप्रोक्सीमेटली यही बैठ रही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, अल्फा ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं मेरे बच्चे, देखिएगा जरा ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे 2 का मतलब कितना हो गया भैया, 2 का मतलब हो गया 3.14। 3.14 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कट जाएगा यहां से। ठीक है भैया, 6 × 18, 18 का 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, 15 × 120, 15 का 12 से कितना आ जाएगा 27, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बात क्लियर है यस और नो? देख रहे हो अप्रोच, देखिए मेरे भाई, अप्रोच न्यूमेरिकल की, मैंने कहा ना जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी है भैया, कैलकुलेशन अच्छी है, उसी का वही दमदार है मेरे भाई। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 4 जो है वो कह रहा है कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग इफेक्ट जो होता था हमारे सामने, उस पर 2 फोर्स लगते थे। याद करिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता था अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करा अराउंड द न्यूक्लियस विद द स्पीड ऑफ v एंड स्मॉल r, तो इन दोनों के बीच में हमारे सामने, मैंने एक फोटो ली थी, याद करिएगा, एक इंस्टेंट पर फोटो ली थी, उस टाइम हमारे सामने कौन सा फोर्स लगा था, कूलम्बिक फोर्स। और वो किसके बराबर होता था, यहां पर कूलम्बिक फोर्स ही हमें क्या प्रोवाइड करता था, रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही किसके बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे, यहां पर कूलम्बिक फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स के रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन यहां पर सही होगा, अल्फा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 जो है आपके सामने कुछ इस तरीके से है, रेडियस इन nth ऑर्बिट कैसे निकालते थे, बोर के पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके। याद करिएगा, बोर के पोस्टुलेट का इस्तेमाल करके n बराबर 0.53 है ना, 53 एंगस्ट्रॉन्ग, n² इतने एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर होता था। क्या बात सभी लोगों को क्लियर है? अब यहां पर ये कह रहा है जो ये R0 है, R0 जो है वो R0 में, यहाँ पर R0 के टर्म में लेता हूं 5.53 पिकोमीटर। ठीक है, R0 जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, बेसिक वाला, और पिकोमीटर में दे रखा है तो पिकोमीटर लिख लीजिए। कौन सा एलिमेंट दे रखा है, बोर रेडियस इतनी दे रखी है मुझे, लिथियम एटम के लिए, लिथियम आयन के लिए, लिथियम आयन कौन से स्टेट में मौजूद है, आप बोलेंगे सर ग्राउंड स्टेट में है।
ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर कितना रखोगे 1। आप खुद देख लीजिए भाई, लिथियम के ऊपर लिथियम का हमारे सामने एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, लिथियम के पास कितने एटॉमिक नंबर 3, 3 एटॉमिक नंबर है, वो ग्राउंड स्टेट में मौजूद है। इसका मतलब n, इसके लिए मैं 1 लेकर चलूंगा और एटॉमिक नंबर कितना लेकर चलूंगा मेरे बच्चे 3। तो यहां पर लिथियम की रेडियस निकल कर आ जाएगी, लिथियम एटॉमिक मॉडल की रेडियस निकल कर आएगी। तो यहां से कितना है मेरे बच्चे 53 पिकोमीटर, n कितना है 1 और z कितना है मेरे बच्चे 3। तो ये जो आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 17×51 बचे 2, ठीक है भैया, 3 6 18 यानी कि 17.66 पिकोमीटर के बराबर आएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली आंसर कौन सा टिक करेंगे यहां पर 18 पिकोमीटर यहां पर टिक करेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे बच्चे, चार्ली ऑप्शन यहां पर एकदम सही होता है। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इतना दे रखा है, कंप्यूट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी में कैसे निकाल पाऊंगा आप याद करिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर आपका रिवॉल्व करता है, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो हमारे सामने मैंने उसकी टोटल एनर्जी लिखी थी, याद करिएगा। टोटल एनर्जी का मान कितना आया था, माइनस का E²/8πε0r के बराबर आया था। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी सर, E का मान आया था पॉजिटिव में, काइनेटिक एनर्जी E²/8πε0r के बराबर आया था। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, माइनस साइन के साथ E²/4πε0r के बराबर आया था। टोटल एनर्जी किसके बराबर थी, काइनेटिक एनर्जी प्लस का पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस की आएगी यहां पर, ऑब्वियस सी बात है। ये तो ऑप्शन मेरे बच्चे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। अब मुझे पता है ग्राउंड स्टेट में तो रिवॉल्व नहीं कर रहा होगा, अगर ग्राउंड स्टेट में रिवॉल्व कर रहा होता तो रेडियस कुछ और दी होती, तो 13.6 भी नहीं है। चलिए निकाल लेते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूज है ना तो देखिएगा मेरे बच्चे, यहां पर E²/8πε0r, मुझे क्या करना है, ये आंसर आएगा मेरे बच्चे जूल में, E का आंसर आएगा, और आपको चाहिए किसमें मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैं E से क्या करूंगा, 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करूंगा, यानी कि एक E कट जाएगा। बात समझ में आती है, यस और नो यार? यहां पर 8πε0 × r के बराबर आ गया। क्लियर है बात सभी को? अब E का मान कितना है मेरे बच्चे, E का मान होता है, बोलिए फटाफट से, मुंह से बोलते रहिए साथ साथ, 1.6 × 10⁻⁻19, 1/4πε0 का मान लिख लीजिएगा। 2 × 4 लिखूंगा मेरे बच्चे, और इसको लिखूंगा 9 × 10⁻9। रेडियस कितनी दे रखी है, 4.7 × 10⁻11। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो मेरे बच्चे? यहां पर आप देख सकते हैं, इसको कैलकुलेट करिए, आंसर प्राप्त करिए। -11, ये कितना बच गया भैया, -8, ठीक है भैया, -8 9, यानी कि एक बचेगा ऊपर 10, ये हो गया ऊपर 10, ठीक है। अब यहां पर कितना आ जाएगा, 1.6 × 2 से कट कर दीजिएगा, 2 5 जा 10, ठीक है जी। 9 पंजे 45, 45 का 1.6 से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड बाय कितना कर दीजिए, 4.7, ठीक है जी। तो जब आप इसका डिवाइड करेंगे, मैं यहां पर 4.5 लिख लूंगा, इसको अप्रोक्सीमेटली देख लो भैया यहां पर, ठीक है। 4.5 लिखूंगा तो मल्टीप्लाई बाय 10 आएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? क्लियर है? 45 से 45 कट गया, यानी कि 16 के समथिंग आएगा, 16 के समथिंग आएगा और प्लस में आएगा, यानी कि कौन सा हो जाएगा, 15.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग आ गया। क्लियर है भाई? ये होती है असली पहचान मेरे भाई। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे कि फुंड सीरीज की बात कर रहा है। फुंड सीरीज मैंने आपको बताई नहीं थी, बट कोई बात नहीं, याद कर लीजिए, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ठीक है। 5वें नंबर पर आती है, 5वें नंबर पर आएगी तो उसके हम वेवलेंथ कैसे निकालते थे, 1/λ दैट इज इक्वल टू r, 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n का होल स्क्वायर। क्लियर है बात? अब मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे निकालनी है फुंड के रिगार्डिंग मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो। मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करूंगा, याद करिएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी आती थी, अगर मेरे सामने यहां पर r है, ये हो जाएगा
5 के पास वाला मतलब 6, ये 25 माइनस का ये हो जाएगा मेरे बच्चे 36। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से लैम्डा मैक्स कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 1 अपॉन लैम्डा मैक्स, मैं एक स्टेप एलिमिनेट करता हूं भैया। 1 अपॉन लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू आर, 9 अपॉन, नहीं 9 नहीं आएगा, 11, 36 माइनस का 25, 25 इंटू 36, यानी कि लैम्डा मैक्स कितना निकल कर आ जाएगा आपका, यहां से लैम्डा मैक्स आएगा मेरे बच्चे, मुंह से बोलिएगा 25 इंटू 36 अपॉन में आर इंटू 11 के बराबर। क्लियर है जी? अब आप ऐसे ही मिनिमम वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करूंगा, एन का मान क्या कर दूंगा मेरे बच्चे, इन्फिनेटिव कर दूंगा। अगर मैं एन का मान इन्फिनेटिव करूंगा तो आर का मान कितना है मेरे बच्चे, 25, 1 अपॉन इन्फिनेटिव का मान कितना हो जाएगा, 0, यानी कि लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 25 अपॉन आर के बराबर आ गया। अब आपने करना क्या है, लैम्डा मैक्स अपॉन लैम्डा मिनिमम। लैम्डा मैक्स कितना आया मेरे बच्चे, 36 इंटू 25 है ना, और अपॉन में कितना हो गया मेरे बच्चे, आर इंटू 11। लैम्डा मिनिमम कितना आया, 25 अपॉन आर, 25 से 25 आर से आर कट गया, यानी कि कितना आ गया मेरे बच्चे, 36 बटे के 11, मतलब 36 अपॉन 11 इज द करेक्ट आंसर। सारे सीबीएसई के पीवाईक्यूज हैं मेरे भाई। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, यहीं से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। क्या कह रहा है भैया आपके सामने कि सर टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इतना दे रखा है मुझे ग्राउंड स्टेट में, मतलब n बराबर 1 स्टेट में दे रखा है। ठीक है भैया, याद करिएगा ये n बराबर कौन सा होता था, 1, यहां पर n बराबर 2, ये कौन सा होता था, n बराबर 3। तो यानी कि t बराबर जो मुझे दे रखा है ग्राउंड स्टेट में वो कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड के बराबर। आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी बताइए। अगर आपको टाइम पीरियड, मतलब बेसिकली आपको यहां पर टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी करके। ठीक है जी भैया, ये टाइम पीरियड आ जाएगा तो फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन करके निकाल देंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए मैं, ये ग्राउंड स्टेट था तो मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर कितना रखूंगा, आपका आंसर होगा n बराबर 2। सबसे बड़ी बात है कि n जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है वो n पर कैसे डिपेंड करता है, हमें यह समझना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो टाइम पीरियड n पर कैसे डिपेंड करता है, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, स्पीड। ये बात समझ में आती है, यस और नो मेरे भाई? मैंने आपसे क्या कहा, टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस में आर जो होता है वो एन के कैसा होता है मेरे बच्चे, एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और v कितना होता है, z अपॉन एन, 2.18 इंटू 10⁻6 z अपॉन एन। z अपॉन एन मारेंगे तो n ऊपर चला जाएगा, यानी कि आप समझ रहे हो मेरे बच्चे, t जो है वो n की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये है गेम का असली मजा। यानी कि टाइम पीरियड जो होगा मेरे बच्चे n की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि बोलिए बच्चे t1 n1 ऐसी t2 n2। टाइम पीरियड कितना दे रखा है, पहले के लिए 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻16, t2 निकालना है, n बराबर 1 रखा, n बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 8। तो यहां से t2 निकालना है, t2 नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकाल दीजिए, दूसरे उस वाले पीरियड में फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन टी किसके बराबर हो जाएगा, आप बोलेंगे फ्रीक्वेंसी के, यानी कि ये हो जाएगी मेरे सामने फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻16। ठीक है जी। अब मुझे 10⁻16 में तो आंसर यहां पर प्लस में नहीं आएगा, प्लस में देखते हैं 14 में आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 लिख सकता हूं भाई, 16 ऊपर जाएगा, 16 को मैंने ब्रेक कर लिया, 100 गुणा 10 की पावर 14 में। ठीक है, कितना बचा, 8 गुणा 1.6, यही बचा भैया नीचे, और पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो लगा दीजिए। ठीक है, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25। ठीक है, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 बटे के 16 गुणा 10 की घात 14, यानी कि आएगा 16 का समथिंग। ठीक है, 16 सत्ते 112। ठीक है, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 14 हर्ट्ज, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेल्टा ऑप्शन यहां पर सही होता है। समझ में आई बच्चे बात?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है अच्छा वाला तो आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हूबहू डाटा भी सेम सेम देखने को मिल सकता है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9। एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन हम किस तरीके से कैलकुलेट करते थे? आपका आंसर होगा सर एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, mvr दैट इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के बराबर। वो कह रहा है कि सर इफ L इज द एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड ऑर्बिट, यानी कि 2h अपॉन 2 पाई का मान जो है वो किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम L के बराबर है। ठीक है जी। उसने कहा अगर वो फोर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, नया एंगुलर मोमेंटम निकालना है, nh अपॉन 2 पाई लगाएंगे, n कितना लिखेंगे इसमें 4h अपॉन 2 पाई। यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 2h अपॉन 2 पाई, यानी कि नया एंगुलर मोमेंटम जो होगा 2h अपॉन पाई किसके बराबर हो गया मेरे बच्चे, L के बराबर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2L के बराबर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताई थी? बिल्कुल बताई थी भाई। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किस तरीके से कैलकुलेट करी थी, याद करिएगा। एटम मेरे सामने ये था जिसका हमारे सामने कितना था, प्लस ZE। ठीक है जी भैया। अब यहां पर अल्फा पार्टिकल आया था तो इसने अपनी सारी की सारी एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया था, वेलोसिटी यहां पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। क्या बात सभी लोगों को क्लियर है? तो वो जो डिस्टेंस होती है, जितने नियरेस्ट जा पाया, उसी डिस्टेंस को हम किस नाम से जानते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के नाम से जानते हैं। तो इस टाइम हमारे सामने काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। तो यहां पर लिखेंगे बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अल्फा पर चार्ज 2e इंटू ZE और अपॉन में कितना हो जाएगा R0 का होल स्क्वायर। ठीक है जी भैया। अब आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो होगी वो हमारे सामने किसके प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है भैया। 1/r² नहीं होगा, खाली R होगा यहां पर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है ना मेरे बच्चे, R आएगा। तो R0 कितना आ जाएगा, आप देख लीजिए यहां पर, ये लिख लेंगे 2, ये लिखेंगे 2 और 2 4 ZE का होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में कितना आ जाएगा, m इंटू v² के बराबर। ठीक है जी। अब आइए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। v² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं सर, 1/m आ रहा है, R0 जो है वो ये सारा कांस्टेंट है मेरे बच्चे 1/m के। ठीक है जी, बिल्कुल बात क्लियर है। v की क्यूब के नहीं, ZE² के हैं, ना कि ZE के बराबर है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ब्रेवो ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि कौन सा डायग्राम आपका नॉट पॉसिबल है। आप मुझे ये बताइए, अल्फा पर कौन सा चार्ज होता था, पॉजिटिव। अगर अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता सर, यही गलत है मेरे भाई। बाकी के तो पॉसिबल है नहीं है, बिल्कुल है, मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखाए थे। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे कि सर आपसे कह रहा है एक्सेलरेशन पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आपका सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो उस पर कौन सा एक्सेलरेशन होता है, आप बोलेंगे सर एक्सेलरेशन होता है v² अपॉन r के बराबर। इतनी बात समझ में आती है, यस और नो? सर v का भी मान दे रखा है मुझे और r का भी मान दे रखा है, तो निकाल दीजिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो करिएगा भैया, एक्सेलरेशन v का मान कितना है मेरे बच्चे, 2.18। तो मैं दो बार रख दूं क्या, 2.18 इंटू 10⁶ मल्टीप्लाई बाय 2.18 इंटू 10⁶। r का मान कितना है, 0.528 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10। ठीक है जी। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, 6 और 6 12 और 12 और 10 कितना हो जाएगा भैया, 22। 22 प्लस में आना चाहिए, देख रहे हो आप देखो ऑप्शन को गेम पर खेलिए भैया। 6 और ये ऊपर 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻22 और जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड करके मार दीजिएगा, जो भी आएगा 9 के अप्रॉक्स आएगा मेरे बच्चे। क्लियर है।
आप देख लीजिएगा यहाँ पर 218 डिवाइड बाय 0.528, तो ये कितना आ जाएगा 10⁻22 में आएगा। तो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि आप खुद समझिए 2.18 ठीक है, ये हटाया, 2 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे, फिर लगाई, ऊपर 3 जीरो, ठीक है, यानी कि नीचे 1 जीरो बच जाएगी, 5280। जब आप इसका डिवाइड करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 10⁻22 के समथिंग आ जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे बच्चे, यहां पर ब्रैब ऑप्शन सही होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 13 आप सबके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है लाइमन सीरीज के रिगार्डिंग वेवलेंथ जो है, द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द लाइमन सीरीज of hydrogen atom is equal to the second line of Balmer series of hydrogen like atom। तो आपको उसकी वो बताना है, हाइड्रोजन लाइक एटम जो होगा उसका वो कौन सा एटम होगा ये बताना है। क्लियर है? तो हम कैसे निकालेंगे, याद करिएगा, लाइमन सीरीज के लिए हम कैसे लिखते हैं, 1/λ बराबर, ये इंपॉर्टेंट है भैया, Z²R। जेड यहां पर किसी भी एटम के एटम को रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन एटम होगा तो जेड बराबर 1 रख दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे यहां से 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, मतलब 1/n का स्क्वायर। ये हो गया लाइमन सीरीज के लिए। अब कह रहा है कि सर बामर सीरीज के लिए क्या होगा, बामर सीरीज के लिए बताइए फटाफट से, तो 1/λ बराबर कितना होगा Z² इंटू आर। आर को क्या बोलते थे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आर को हम बोलते थे रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से जानते थे। जेड क्या होता है यहां पर एटॉमिक नंबर। बामर सीरीज के लिए n बराबर कितना रखना है हमें, देखते हैं, वो हम बात करेंगे, सेकेंड लाइन की बात कर रहा है। अगर आपसे कहा गया कि भैया फर्स्ट लाइन जो है किसकी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज का मतलब n बराबर में यहां कितना लेकर चलूंगा 2। चलिए आइए भैया, वो उसकी वेवलेंथ जो है वो इसकी वेवलेंथ के बराबर है, मतलब मैं इन दोनों को आपस में बराबर रख सकता हूं मेरे भाई। बात क्लियर है ये सर नो? अब ये कह रहा है ये तो हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए जेड बराबर कितना हो गया मेरे बच्चे 1 हो गया। मुझे नया हाइड्रोजन एटम बताना है, इसका जेड जो होगा वो कितना होगा भाई, Z² के बराबर है यहां पर। इतनी बात सभी को समझ में आनी चाहिए। उसने कहा इसकी जो पहली वेवलेंथ है, पहली जो वेवलेंथ है किसकी, लाइमन सीरीज की, 1 माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 4 के बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात? अगर मेरे सामने यहां पर लाइमन सीरीज की फर्स्ट आ गई बराबर, ये कितना आ गया बच्चे Z² इंटू आर, 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। बामर सीरीज की कौन सी सीरीज की बात कर रहा है, लाइन की, सेकंड लाइन की, तो n बराबर 1 लिखूंगा 2 लिखूंगा, आपका आंसर होगा n बराबर 2 लिखिए। n बराबर अगर मैं यहां पर 2 से आगे वाला यानी कि 3 होगा और क्या होगा 4, इसकी फर्स्ट लाइन कहां पर लाई करेगी, n बराबर 3 पर बामर सीरीज के लिए, और सेकंड लाइन कहां पर याद करेंगे n बराबर 4 पर, तो 4 में क्या लिखूंगा 4 चौक कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 16। तो देख लीजिएगा यहां पर r इंटू आर कट मारिए, कितना हो जाएगा बच्चे 3/4, दैट इज इक्वल टू Z²। ये आ जाएगा मेरे बच्चे, यहां से 16 एलसीएम लिया, ठीक है, ऊपर आएगा 3, 3 से 3 कट गया भैया, 4 चौक 16, यहां पर Z² किसके बराबर आ गया मेरे बच्चे 4 के, तो Z अगर 4² के बराबर, Z² 4 के बराबर आया है तो Z का मान कितना आ जाएगा 2 के बराबर आएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मेरे बच्चे CBSE बोर्ड का। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, द सीरीज लिमिट ऑफ द लाइमन सीरीज इज इक्वल टू द सीरीज लिमिट ऑफ बामर सीरीज। लिमिट का मतलब जानते हो ना, मैक्सिमम वाली, मैक्सिमम मैं कहां तक जा सकता हूं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करके कहां तक पहुंचा सकता हूं, आपका आंसर होगा इन्फिनिटिव तक। तो बस गेम ओवर हो गया मेरे भाई। यहीं पर 1/λ बराबर कितना लिखोगे r, ठीक है, लाइमन सीरीज Z² के टर्म में हाइड्रोजन लाइक एटम, मतलब Z का मान बताना पड़ेगा, ठीक है, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? ये किसके लिए आया, लाइमन के लिए। ऐसे ही हम किसके लिखेंगे, बामर के लिए। बामर के लिए यहां पर कितने से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। कहां तक जाना है मेरे बच्चे, इन्फिनिटिव तक जाना है, क्योंकि मुझे क्या करना है, उसकी वेवलेंथ को इनफाइनाइट, मतलब क्या करना है, इनफाइनाइट बनाना है। इनफाइनाइट मतलब मिनिमम बनाना है भैया। मिनिमम का मतलब लिमिट का यहां पर Z हाइड्रोजन एटम है तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई बाय R हो गया, Z² इंटू में कितना हो गया मेरे बच्चे R, 1/4, 1/∞ का मान कितना हो गया 0।
अब आपने क्या करोगे, आर से आर कट कर दीजिए, जेड स्क्वायर अगेन किसके बराबर 4 के, तो जेड का मान कितना आ जाएगा 2 के बराबर। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम धुआंधार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ द इनर मोस्ट एटम, आपसे कह रहा है, याद करिएगा भैया हमारे सामने किस तरीके से निकालते थे, याद करिएगा फटाफट से, आर बराबर क्या लिखते थे, आर नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, इतने एंगस्ट्रॉन्ग के बराबर लिखते थे। अब मेरे सामने आर नॉट जो है, आर नॉट जो है यानी कि तीसरे ऑर्बिट में पूछी गई है, किस में पूछी गई है, तीसरे वाले ऑर्बिट में, तो तीसरे वाले आर नॉट का मान तो फिक्स है, हाइड्रोजन एटम 1 हो जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, बोलो फटाफट से, आर नॉट कितना है, मुझे दे रखा है आर नॉट कितना दे रखा है भैया, ये है, ठीक है जी, मतलब इनर मोस्ट एटम आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे बच्चे एन स्क्वायर के, ठीक है जी। तीसरी ऑर्बिट के लिए आर पूछ रहा है, पहली ऑर्बिट के लिए आर दिया है 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, नया आर मुझसे पूछा है, एन पहली वाली ऑर्बिट में दिया है, एन तीसरी वाली ऑर्बिट में आपसे पूछा है। बात समझ में आई कि नहीं आई मेरे भाई, तो यहां से क्या करना है, 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, 9 का मल्टीप्लाई यहां पहुंचाइए तो आर का मान कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11, 5.3 का 9 से मल्टीप्लाई करिए, 9 तियां 27, 9 पंजे 45 और 2 कितना हो गया भैया 47, 47.7 इंटू 10⁻⁻11, या यू कैन से दैट 4.77 इंटू 10⁻⁻10। क्लियर है बात। क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहीं से करनी है भाई, बार बार करनी है। जब तक आप बार बार क्वेश्चन पर एकदम अच्छे से कमांड ना बना लें तब तक आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी ही करनी है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 में ये कह रहा है कि सर हमारे सामने हाईएस्ट एनर्जी कहां पर ऑब्टेन होगी, आप मुझे ये बताइएगा हाईएस्ट एनर्जी कहां पर ऑब्टेन होगी। हाईएस्ट एनर्जी वहां पर ऑब्टेन होती थी जहां पर लैम्डा का मान मिनिमम आता था। लैम्डा का मान मिनिमम कौन सी सीरीज के लिए मिनिमम आता था, आप बोलेंगे सर लाइमन सीरीज के लिए आता था, 91 नैनोमीटर से लेकर 123 नैनोमीटर तक। बात क्लियर है ये सर नो, यानी कि मुझे जो चेक करना है, कोई इलेक्ट्रॉन 4 से 3 पर आ रहा है, 3 से 2 पर आ रहा है, 3 से 1 पर आ रहा है, 2 से 1 पर आ रहा है, तो मुझे यह चेक करना है कहां पर हमारे सामने एनर्जी जो होगी वो सबसे ज्यादा निकल कर आएगी, ये पूछ रहा है। तो कैसे लिखोगे भैया, याद करिएगा लाइमन सीरीज पर आएगी, इतनी तो बात समझ में आती है सर। 2 वाला भी आंसर नहीं होगा, 4 वाला भी नहीं होगा। बात क्लियर है यस और नो यार, बोल मेरे भाई। यहां से अब लैम्डा कैसे निकालेगा, बोल फटाफट से। लाइमन सीरीज के रिगार्डिंग 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। क्लियर है भैया। अगर E बराबर क्या होता था, SC बाय लैम्डा, अगर लैम्डा का मान ज्यादा तो एनर्जी का मान क्या होता था, कम। अगर मुझे लैम्डा का मान मैक्सिमम चाहिए, याद करिएगा लैम्डा का मान मैक्सिमम चाहिए तो n का मान कितना रखूंगा मेरे बच्चे, 2। जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप n का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे लैम्डा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। वैसे वैसे लैम्डा का मान कम होता जाएगा, जैसे जैसे लैम्डा का मान कम होगा वैसे वैसे एनर्जी का मान बढ़ता जाएगा। तो आप मुझे ये बताएंगे कहां पर हमारे सामने वेवलेंथ मिनिमम आएगी, जो हमारे सामने इमिसिव इलेक्ट्रॉन होगा, जब वो हायर से लोअर स्टेट की तरफ आएगा, 3 से 1 पर आएगी या 2 से 1 पर आएगी। आपका आंसर होगा सर 3 से 1 पर। मतलब क्या है मेरे बच्चे, यहां पर पहला वाला जो होगा वो आपके सामने एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है इतनी बात। हाईएस्ट एनर्जी पूछ रहा था ना मेरे भाई, आप निकाल दीजिए, आप देख भी सकते हो। ये उम्मीद करूंगा कि समझ में आई होगी मेरे बात भाई, बिल्कुल दमदार बात है, देख लीजिएगा भाई, ऐसे ही उड़ा दोगे भाई क्वेश्चन को। चलिए आइए, आप देख भी सकते हो यहां पर n बराबर 1 पर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा n बराबर 2 पर, n बराबर 2 पर भैया देख लीजिएगा 13.6 को 4 से डिवाइड करिएगा। हमने लास्ट टाइम वहां पर तो 1.5 लिखा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किन के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा, आपका आंसर होगा सर E1 1 से 3 से 1 पर आएगा या 2 से 1 पर आएगा। आपका आंसर होगा 3 से 1 पर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा। E3 माइनस का E1, डेल्टा E निकालिए।
E3 कितना है -1.51, E1 कितना है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला डिफरेंस जो आएगा वो ज्यादा आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। ये वाला कितना आएगा 10 पॉइंट समथिंग आता था, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भैया, तो यानी कि आपका कहने का मतलब क्या होगा सर, एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी कहां पर ऑब्टेन होगी? आप बोलेंगे सर जब इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से लेकर 1 पर आएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे बच्चे? अल्फा ऑप्शन यहां पर एकदम सही होगा। क्लियर है भैया? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जी मैम बिल्कुल खाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि रेडियस इन nth ऑर्बिट जो होती है वो किसके बराबर होती है? यही तो कह रहा है भाई। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हैं इसका, कौन सा आंसर होगा भैया? फटाफट से बताते रहिए भाई। थैंक यू मैडम। चलिए भाई, हमें तो लड्डू खाने को मिल गया, लड्डू तुम्हें भी खाने को मिलेगा तब जब आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, हम ही खिलाएंगे। यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है। रेडियस इन nth ऑर्बिट, कई लोग को कहेंगे अलीगढ़ से यहाँ पर आएंगे क्या सर लड्डू खाने? बिल्कुल भाई। चलिए nth ऑर्बिट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? n² के बराबर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है हाइड्रोजन एटम जो है मेक अ ट्रांजिशन 5 से 1 पर, तब वेवलेंथ आई लैम्डा। जब 5 से 2 पर आएगा तो वेवलेंथ कितनी आएगी, ये पूछ रहा है आपसे। समझ में आई नहीं आई बात? तो निकाल दीजिए भैया। 5 से 1 पर 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू आर, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का होल स्क्वायर। पहले कहां से आ रहा है? 5 से 1 पर आ रहा है, यानी कि n1 बराबर 1 लिखेंगे और ये कितना लिखेंगे? n बराबर 5, 5 का होल स्क्वायर मतलब 25, 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो यहां से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे सर ये 24 अपॉन 25 के बराबर आएगा। क्लियर है इतनी बात सभी को? यानी कि लैम्डा का मान 25 अपॉन 24 आर आ गया है। अब मुझे लैम्डा निकालना है जब n बराबर 5 से लेकर n बराबर 2 पर हो, नया लैम्डा निकालना है। ठीक है जी, नई वेवलेंथ निकालनी है, दैट इज इक्वल टू आर। कहां से कहां पर? 5 से 2 पर, यानी कि सर 5 से 2 पर जा रहा है, यानी कि यहां पर 2 का स्क्वायर आएगा और यहां पर कितना आएगा मेरे बच्चे? 5 का स्क्वायर। n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर करते हैं ना भाई, तो यहां पर 2 लिखेगा ना, यहां पर 4 लिखेगा भाई, यहां पर 5 लिखेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये कितना हो गया मेरे बच्चे? 25। ठीक है भैया, ये आ गया भैया आर। ठीक है, अब यहां से क्या करना है? एलसीएम ले लीजिए। 21 अपॉन 25 चौका कितना हो गया भैया? 100, यानी कि 25 गुणा 4। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब आपने क्या करना है? आर का मान उठाकर रख दीजिए। आर बराबर कितना है? यहां से आर बराबर कितना है? 25 अपॉन में 24 लैम्डा के बराबर है। ठीक है भैया, आर का मान रखिए। यहां पर आ गया 25 अपॉन 24 लैम्डा दैट इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया भैया? नया लैम्डा, अच्छा हाँ, न्यू वेवलेंथ। ठीक है, मल्टीप्लाई 21 अपॉन 25 इंटू आर, 25 से 25 कट गया। ठीक है भैया, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। ठीक है, 3 3 7 जा और 8 चौक 32, 32 लैम्डा अपॉन 7। निकालिएगा खुद, अपने आप आ जाएगा भाई, निकाल ही दिया है वैसे तो मैंने भाई। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन नंबर 18 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़ते हैं। हो सकता है अगर आपकी किस्मत खराब निकली तो हो सकता है आपसे वेवलेंथ ना पूछकर फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ सकता है, आप डर जाएंगे वहां पर। नहीं भाई, डरना नहीं है मेरे भाई, सुन जरा ध्यान से कि सर हमारे सामने फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैसे निकाला जाएगा। बामर सीरीज की हमारे सामने फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, मैक्सिमम और मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहा है। मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है, क्या आपको पता है कि v बराबर एफ लैम्डा या c बराबर एफ लैम्डा? अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ क्या होगी मेरे बच्चे? कम होगी। क्लियर है? या E बराबर h इंटू न्यू, न्यू बराबर c अपॉन लैम्डा। क्लियर है इतनी बात? लैम्डा ज्यादा तो एनर्जी कम, मतलब फ्रीक्वेंसी कम। क्लियर है? अब मैं लैम्डा के रेस्पॉन्ड में इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। आइए कैसे सॉल्व करेंगे कि सर लैम्डा बामर सीरीज की बात कर रहा है ना, मैंने कहा बामर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए मेरे भाई, आएगा ये 101%। 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू आर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का स्क्वायर। अगर मुझे लैम्डा का मान मैक्सिमम चाहिए तो आप मुझे ये बताइए मैं n की जगह कितना रखूं? मुझसे बोलिए कितना रखेंगे n की जगह? 3, यानी कि 3 का मतलब 1/4 मतलब 1/9। तो यहां से 1 अपॉन लैम्डा मैक्स कितना आ गया मेरे बच्चे? दैट इज इक्वल टू 9 माइनस का 4, यह आ जाएगा 5r अपॉन 36। क्लियर है इतनी बात? ऐसे ही मैं यहां पर क्या करूंगा मेरे बच्चे? 1 अपॉन लैम्डा दैट इज इक्वल टू आर। मिनिमम के लिए, लैम्डा मिनिमम के लिए
यहां पर n बराबर कितना रखूंगा मेरे बच्चे, इन्फिनेटिव। 1/, लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से, r/4 के बराबर आ गया। अगर लैम्डा मिनिमम है, लैम्डा मैक्सिमम है, अगर यहां लैम्डा मैक्स है तो फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी, मिनिमम। क्लियर है? अगर लैम्डा मिनिमम है तो फ्रीक्वेंसी कैसी आएगी, मैक्सिमम। आपसे किस किस का रेशियो पूछ रहा था, मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ रहा था। तो निकाल दीजिए भैया। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, आप बोलेंगे सर एफ मैक्स अपॉन में एफ मिन। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आई है, r/4 के बराबर। ये कितना आया है मेरे बच्चे, बोलिए फटाफट से, 5r/ में 36 के बराबर। ठीक है भैया, ये आ गया, r से r कट गया, 4 निम 36, यानी कि आंसर कितना आ गया मेरे बच्चे, 9/5। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया भैया, ब्रावो ऑप्शन सही है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। शायद आई थिंक रिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। आपसे कह रहा है टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करेंगे, याद करिएगा मेरे बच्चे। ये टोटल एनर्जी होती थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होती थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये होती थी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी भैया, ऐसी 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे करके लिखते थे। क्लियर है भैया? आपसे कह रहा है जो टोटल एनर्जी निकालते थे हम कैसे निकालते थे, याद करिएगा, -E²/8πε0r के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे, E²/4πε0r के बराबर। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी मेरे बच्चे। अगर याद करिएगा भैया, यहां पर क्या कर दीजिए, टोटल एनर्जी में अगर पोटेंशियल एनर्जी का मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी माइनस साइन के साथ। क्लियर है इतनी बात? बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि अगर मुझे टोटल एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये वाली है, इसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n बराबर कितना लिखूंगा, 2। यानी कि इस केस में टोटल एनर्जी कितनी है, आप बोलेंगे सर -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको टोटल एनर्जी पता है तो क्या आप पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल देंगे सर। निकालिए भैया, टोटल एनर्जी का मान कितना है सर, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -1.51 का मतलब कितना आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.02, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ जाएगा, वो भी माइनस साइन के साथ। समझ में आया नहीं आया मेरे भाई? समझ में आया नहीं आया मेरे भाई? लाइक बनता है मेरे भाई इस बात पे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। विच इज एक्साइटेड इट्स इन 5th लेवल, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। फोटोन की पूछ रहा है कि वेवलेंथ कितनी होगी। निकाल दीजिए भैया। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन एटम की वेवलेंथ हमारे सामने, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है भैया, निकालिए, 1/λ दैट इज इक्वल टू r। इनिशियली किससे कौन से स्टेट में पहुंच गया है, 5वें स्टेट में। पहले से लेकर कौन से स्टेट में पहुंचा है मेरे बच्चे, 5वें स्टेट में। बात क्लियर है, यस और नो? इतनी बात समझ में आती है, यस और नो यार मेरे भाई? भाई पहले ग्राउंड स्टेट के लिए n बराबर 1 लिखोगे। पहले से लेकर कौन से स्टेट पर पहुंच गया, डायरेक्ट n बराबर 5th लेवल पर पहुंच गया है। तो आपने करना क्या है मेरे भाई, 1/λ दैट इज इक्वल टू r। r का मान रेडबर्ग कांस्टेंट, इसको हम लिखेंगे 24/25। बोल बात क्लियर, यस और नो? यानी कि मुझे हमें किसका मान निकालना है, लैम्डा का मान। लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा भैया, आप बोलेंगे 25/24 इंटू में कितना हो जाएगा, 1/r के बराबर। ठीक है जी भैया, 1/r का मान मैंने आपको कहा था कि सर 1/r जो होता है वो हमारे सामने 911 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता था। क्लियर है भैया? या r का मान आप रख लीजिए 1.097 इंटू 10⁻⁷ इतने मीटर के बराबर रख लीजिए। ठीक है जी भैया,
मीटर इनवर्स 1/r जो है मीटर इनवर्स के बराबर आएगा। ठीक है जी भैया। अब बात सुनिएगा जरा ध्यान से, मैंने आपसे क्या कहा कि सर r का मान यहां पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे सामने ये कुछ इस तरीके से मीटर इनवर्स के बराबर आएगा, तो यहां पर कुछ इस तरीके से आप वैल्यू रख सकते हैं। या 1/r को क्या लिखते हैं, याद करिएगा 25/24 मल्टीप्लाई बाय 911 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है भाई, ये 1 के अप्रॉक्स आएगा, 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, क्लियर है भैया। और 911 एंगस्ट्रॉन्ग को मैं और क्या लिख सकता हूं, 911 गुणा 10 की घात -10 मीटर के बराबर। या मैं इसको, अगर मुझे नैनोमीटर में आंसर चाहिए भाई, नैनोमीटर में आंसर चाहिए, नैनोमीटर के लिए एक इधर लिया मेरे भाई 91.1 इंटू में कितना हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर। तो आप क्या करेंगे, इसका 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये वाली वैल्यू किसके करीब आ जाएगी, 95 के करीब आ जाएगी। समझ आई भाई बात। दो बार प्रैक्टिस करनी है, एक बार नहीं, एक बार में काम नहीं चलेगा मेरे भाई, दो बार प्रैक्टिस करनी है तब जाके समझ में आएंगी चीजें, ऐसे ही नहीं फिजिक्स में मेरे प्यारे आ जाएगी। पाश्चन सीरीज किसके रिगार्डिंग होती थी मुझे बताइएगा कि सर लाइमन बामर पाश्चन ब्रैकेट फुंड, ये होती थी जितनी भी हमारे सामने लाइमन सीरीज के अंदर आएंगी वो सारी वेवलेंथ कम होती है, यूवी रेस। बामर सीरीज के रिगार्डिंग कौन सी वेवलेंथ आती है, विजिबल रे। फिर हमारे सामने अल्ट्रावायलेट विजिबल, फिर कौन सी आएंगी भैया, इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड रीजन में आती थी, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, लाइमन, फिर बामर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट। पाश्चन और ब्रैकेट आप इंफ्रारेड के अंदर ही लेकर चलेंगे। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इंपैक्ट पैरामीटर जो होता है हमारे सामने, अच्छा ट्रेजेक्ट्री जो होती है स्कैटर्ड पार्टिकल की, आप मुझे ये बताइए ट्रेजेक्ट्री किस बात पर डिपेंड करेगी। ट्रेजेक्ट्री इस बात पर डिपेंड करेगी कि सर हमारे सामने, ध्यान से सुनिएगा, मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं दोबारा से, ये देखिएगा 23 क्या कह रहा है कि सर जो ट्रेजेक्ट्री होती थी ये पूरा यहां पर आ जाता था, फिर इसके बाद पूरा ऐसे डेविएट होता था, फिर इसके बाद ऐसे डेविएट होता था, यानी कि यही होती सारे हमारे सामने क्या होता था, पहला ही क्वेश्चन यहां पर था, इसी को हम बोलते थे इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो हमारे सामने क्या होगा, उसका डेविएशन क्या होगा भैया, कम होगा। तो आप मुझे ये बताएंगे कि सर जो उसका ट्रेजेक्ट्री होगी, ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझ रहे हो ना मेरे भाई, जो अल्फा पार्टिकल जिस पाथ पर जाएगा वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, इंपैक्ट पैरामीटर पर डिपेंड करता है, सोर्स पर नहीं डिपेंड करता भाई, सोर्स अल्फा पार्टिकल पर, सोर्स पर, ठीक है भाई। इंपैक्ट पैरामीटर सोर्स पर नहीं। स्क्रीन ऑफ द मटेरियल डिटेक्टर, स्क्रीन ऑफ द मटेरियल डिटेक्टर क्या होती है, जेडरस, जो कि इस बात पर डिपेंड नहीं करता है। अगला, उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, रदरफोर्ड मॉडल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट ने कहा था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग इफेक्ट दिया था, उन्होंने कहा था कि एटम जो होता है मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा होता है, एम्प्टी होता है। बहुत बढ़िया बात। उसमें उन्होंने ये कहा ठीक है भैया ये बात सही है, हमसे क्या पूछ रहा है, इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बहुत बढ़िया, ये भी बात सही है सर। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम लाई एट द सेंटर, जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से जानते थे, ये भी पॉइंट सही है। यानी कि स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए कौन, हमारे सामने रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। उन्होंने पूछा गया कि सर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो हमारे सामने वो क्यों एटम के अंदर सेंटर न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं टाप जाते हैं, इस बात को नहीं डिफाइन कर पाए कौन, आपके सामने रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट। चलिए जी भैया, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का मेरे बच्चे। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि सर एक नंबर ऑफ एक्साइटेड फ्रॉम n to 4 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मतलब n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, 4 से आ रहा है तो कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेंगी, ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी भैया। मैंने आपको इसके लिए फॉर्मूला बताया था, याद करिएगा, n -1 और अपॉन में कितना होता था 2, n कितना है मेरे बच्चे 4 इंटू 3 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2, 2 2 जा कितना हो गया 4, यानी कि कितनी आ जाएंगी 6 स्पेक्ट्रल लाइन आपको देखने को मिलेंगी। 3 तो ये हो गई भाई, एक हो गई ये चौथी, एक ये हो गई पांचवी, ठीक है भैया, एक ये हो गई छठी।
बोलो बात क्लियर, यस और नो। अच्छा छठी मैंने दोबारा बना दी है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी देखिएगा। ये लीजिए, ये हो गई आपके सामने छठी। क्लियर है इतनी बात? तो उम्मीद करूंगा कि मैंने आप सभी लोगों को जितनी भी चीजें यहां पर समझाई हैं एटम के रिगार्डिंग, जो भी आपके सीबीएसई बोर्ड के रिगार्डिंग है, आप मुझसे मिलिएगा मेरे बच्चे जिस दिन आपका एग्जाम होगा, और यहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाइएगा कि सर कितने क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए आए। क्लियर है बात? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, और दबा के देखना है मेरे भाई, ठीक है? बार बार देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितना ज्यादा अच्छे से रियाज होगा उतनी ज्यादा आपकी क्वेश्चन की करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे न्यूक्लियाई के रिगार्डिंग। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद कॉन्सेप्ट क्वेश्चन की सहायता से चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद एवरीवन।